मित्रों, आज हम कक्षा 10वीं के गोधली पुस्तक के प्रथम चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, ना कि कहानी। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सबसे पहले हम सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवनी पर प्रकाश डालते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान के जनक यानी कि पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, जिसका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश महू एक दलित परिवार में हुआ था। मध्य प्रदेश यानी कि भोपाल, जिसकी राजधानी है। जो महार यानी कि अछूत, जिसे हम दलित भी कहते हैं, उस जाति से बिलोंग करते थे। बाबा साहेब के माताजी का नाम भीमाबाई था और पिता का नाम रामजी सकपाल थे। बाबा साहेब का विवाह बचपन में ही 1906 ईस्वी में रमाबाई के साथ कर दिया गया था। यह मैट्रिक पास 1907 में किए थे, जिनके 3 प्रेरक व्यक्ति बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले थे। प्रथम भाषा का सम्मेलन 1936 में लाहौर में इन्होंने दिया था। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है। जिनके विख्यात भाषण है द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी में अनुवाद ललई सिंह यादव ने किया था। इनकी प्रसिद्ध रचना है हु आर शूद्राज, द अनटचेबल और द कास्ट इन इंडिया। बाबा साहेब का निधन 1956 में दिल्ली में हो गया था। अब हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध का सारांश प्रस्तुत करें, और यह प्रश्न एग्जाम में हमेशा 5 नंबर का आता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक ने जाति आधार पर की जाने वाली असमानता के खिलाफ अपना विचार प्रकट किया है। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक हैं। उनके अनुसार कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। लेखक कहते हैं कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है, लेकिन यह भारत में देखा जाता है कि जाति के आधार पर उसके काम को बांट दिया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान भी लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। इसलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को अपने रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने की योग्यता प्रदान करें। सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जाति प्रथा में गर्भधारण के समय मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, जो कि अन्यायपूर्ण है। इसी के खिलाफ बाबा साहेब ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध में हमें बताया है कि पहले किस तरह से लोग गर्भ में ही बालक का पेशा निर्धारित कर देता था कि जन्म लेने वाला बालक का पेशा कैसा होगा, अर्थात पहले पैतृक पेशा ही अपनाना पड़ता था, जिसके खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर अपने भाषण में बहुत बार कर चुके हैं। तो उसी के बारे में हम इस निबंध में देख रहे हैं। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशे में बांध देती है। इसके कारण यदि किसी उद्योग, धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाता है तो लोगों को भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता, क्योंकि खास पेशे में बंधे होने के कारण वह बेरोजगार हो जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति का उसका ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले वह उसमें माहिर या पारंगत ही क्यों ना हो। बाबा साहेब का कहना है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को उसका ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसके पिताजी या फिर उसके दादा परदादा नहीं करते थे। अर्थात हिंदू धर्म की जाति प्रथा की जो
नियम है वह यह कहती है कि कोई भी किसी की भी संतान वही पेशा अपना सकती है जो उसके पिता उससे पहले करते थे या फिर उसके दादा वह कार्य करते थे। उसे नया पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती थी। फिर बाबा साहब आगे कहते हैं कि अर्थात आप किसी कार्य में कितना भी अच्छा होते हैं तो क्या हुआ, जाति प्रथा के अनुसार अपने पिता का ही पेशा अपनाना पड़ता था। लेखक कहते हैं कि भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने के कारण बेरोजगारी होती है। जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य को अरुचि ढंग से करते थे। फिर लेखक आगे कहते हैं कि इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्म शक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात जाति प्रथा का यह नियम है कि श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं हो सकता है, बल्कि वह अपने पिता के पेशा में उसे अपने पिता के पेशे से बंध जाना पड़ता था। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वाले का ना दिल लगता है ना दिमाग, कोई कुशलता भी कैसे प्राप्त की जा सकती है। अर्थात लेखक कहते हैं कि सभी व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि होती है, सभी व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा होती है कि हमें कौन सा कार्य करना और कौन सा कार्य नहीं करना। लेकिन पहले की जाति प्रथा का नियम ऐसा था कि उसके पिताजी जो कार्य करते थे वही पेशा उसके संतान को अपनाना पड़ता था। भले ही वह उस पेशा में उस संतान की रुचि हो या ना हो, फिर भी उसे वही पेशा मजबूर वश करना पड़ता था। वही लेखक समझाना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति का ना दिल लगता हो और ना दिमाग, उस कार्य में उस व्यक्ति की कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अर्थात आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो जाति प्रथा बहुत बुरी चीज़ है। वही लेखक आगे समझा के कहते हैं कि इसलिए लेखक कहते हैं कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, समता, भाईचारा को महत्व दिया जा रहा हो। लेखक भाईचारे की तुलना दूध पानी के मिश्रण से किया है। ये भाईचारे को दूसरा लोकतंत्र कहते हैं। लेखक के अनुसार दूसरा लोकतंत्र भाईचारा ही था। लेखक अंत में कहते हैं कि समाज में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना रखना चाहिए ताकि समाज में जाति प्रथा का अंत किया जा सके। हमने अभी सारांश के बारे में देखा। अब सारांश के अलावा जो पुस्तक में प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न के भी उत्तर हम देख लेते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह एग्जाम में बार बार आता है, तो हम सबसे पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वो है जातिवाद का पोषक। भारत में कई ऐसे गाँव हैं जहाँ के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत की भावना रखते हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि भारत में अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होते हुए भी लकीर के फ़कीर बन रहे हैं। अर्थात जैसा उसके पिताजी दादाजी कहते थे करते थे वही नियम वही नीति लागू करना चाहते हैं। वही लेखक कहते हैं कि शिक्षित लोग में भी अभी भी जात पात छुआछूत की भावना है। फिर लेखक आगे कहते हैं कि विडंबना का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि जातिवाद के पोषक जाति के पक्ष में जो तर्क देते हैं उसके बारे में लेखक यहाँ समझा रहे हैं। लेखक कहते हैं जातिवाद के पक्ष में महान संविधान विद डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। बाबा साहब कहना चाहते हैं कि व्यक्ति की कार्य कुशलता, उसमें काम करने की क्षमता, कार्य करने की कुशलता देखनी चाहिए और उसकी रुचि देखना चाहिए। फिर श्रम विभाजन करना चाहिए कि उस व्यक्ति को कौन सा कार्य करना चाहिए और दूसरे व्यक्ति को कौन सा कार्य। फिर कहते हैं कुछ लोगों का मानना है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है
क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। अब तीसरा प्रश्न है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं। जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है, चाहे उसमें उसे रुचि हो या ना हो, और वह अपने देश और समाज का विकास नहीं कर पाता है। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का किसी कार्य में मन नहीं लगता है तो वह व्यक्ति उस कार्य को सही ढंग से नहीं करेगा। जब सही ढंग से कार्य नहीं करेगा तो कार्य ठीक नहीं हो पाएगा और कार्य का उद्देश्य जो है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसीलिए लेखक कहते हैं कि व्यक्ति का रुचि और कार्य कुशलता के अनुसार ही उसका श्रम विभाजन करना चाहिए, ना कि जातिगत आधार पे। अब चौथा प्रश्न है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो इसका उत्तर होगा, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों के रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता। लेखक का कहना है कि यदि जातिगत श्रम विभाजन होता है तो ठीक है, लेकिन इसमें एक नियम लागू करना चाहिए कि श्रमिकों की रुचि और कार्य कुशलता के आधार पर होनी चाहिए कि कौन से श्रमिक में कितनी कार्य कुशलता है, उनमें कौन से कार्य करने की कितनी क्षमता है और उनकी रुचि किस कार्य को करने में है। इस आधार पर यदि श्रम विभाजन करे, काम का बंटवारा करे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो वही लेखक कहना चाहते कि क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन को तय कर दिया जाता है, जो व्यवस्था अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला होता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का श्रम विभाजन पहले ही तय कर दिया जाता है। जब वो जन्म नहीं लेता है उससे पहले ही व्यक्ति तय कर देता है कि जन्म लेने वाले संतान का कार्य पेशा उनका यही होगा, इससे अलग नहीं हो सकता। इसीलिए लेखक आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि श्रमिकों के रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता। अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि श्रम विभाजन हमेशा श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर होनी चाहिए, जिससे जो व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा है वो ठीक ढंग से कर सके। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। यह प्रश्न काफ़ी भी आया है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार ही जीवन भर के लिए उसी पेशे में बंध जाता है। वह मनपसंद कार्य करना चाहता है परंतु नहीं कर पाता है। लेखक कहना चाहते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बन चुका है, क्योंकि लेखक समझाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा है उस कार्य में उस व्यक्ति का यदि दिल और दिमाग लगे ही नहीं तो वह कार्य ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, जिससे उस कार्य का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसीलिए बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण मानते हैं लेखक जाति प्रथा को। और लेखक कहते हैं कि वह मनपसंद कार्य करना चाहता है परंतु नहीं कर पाता है, यानी कि समाज की कुरीतियों के कारण व्यक्ति की इच्छा को दबा दिया जाता है, जिससे अपने समाज और देश का विकास नहीं कर पाता है। हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। लेखक का मानना है कि हिंदू धर्म में जाति प्रथा के अनुसार पेशा बदलने की अनुमति नहीं है, अर्थात किसी भी व्यक्ति का पेशा वही होगा जो उसके पैतृक पेशा होगा, अर्थात जो उसके माता पिता पहले करते थे वही पेशा उस व्यक्ति का होगा। अब छठा प्रश्न है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के कारण अपने रुचि के अनुसार पेशा चुनने में आज़ादी नहीं होती। लेखक का मानना है
कि आज गरीबी से भी बड़ी समस्या है जाति प्रथा, क्योंकि गरीबी इसीलिए है क्योंकि व्यक्ति की रुचि जिस कार्य में है वह कार्य करने को नहीं मिल रहा है, जिससे वह कार्य ठीक ढंग से नहीं हो पाता है और समाज में गरीबी फैली हुई है। यदि व्यक्ति को उसके इच्छा के अनुसार कार्य करने की अनुमति मिल जाए तो व्यक्ति ठीक ढंग से कार्य करेगा और गरीबी मिट जाएगी। फिर लेखक आगे कहते हैं, जाति प्रथा के आगे मनुष्य के भावना और रुचि का कोई स्थान नहीं होता और मजबूरी में मनुष्य को अपना जातिगत पेशा वाला काम करना पड़ जाता है। अब 7वां प्रश्न है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो इसका उत्तर होगा, लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, श्रम अरुचि तथा व्यवस्था में श्रम का चुनाव, आदर्श तथा सभ्य समाज। लेखक कहना चाहते हैं कि जो श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं है वह हो रहा है। और दूसरा, बढ़ती बेरोजगारी। लेखक का मानना है बेरोजगारी इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि व्यक्ति के इच्छा अनुसार उसे पेशा चुनने की अनुमति नहीं है। श्रम अरुचि अर्थात काम में रुचि अर्थात काम में जो कार्य करने की इच्छा नहीं है वही कार्य मजबूरी में अपनाना पड़ता है। अब 8वां प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन व्यवस्थाओं को आवश्यक माना है? तो यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह भी कई बार आ चुका है। तो महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारे का संबंध होना चाहिए। किसी भी प्रकार का जात पात, छुआछूत की भेदभावना मन में नहीं होना चाहिए। तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। इससे अपनाने से देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। ध्यान दें, जब भी इस प्रश्न का हम उत्तर दें तो इसमें 3 कीवर्ड है। पहला स्वतंत्रता, दूसरा समानता और तीसरा बंधुता। यह तीनों कीवर्ड को हमें नहीं छोड़ना है। अब हम आगे की वीडियो में VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।